स्क्रीन पर दिख रही ये औरत अपनी हवस और पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई कि इसने अपना हंसता खेलता परिवार ही बर्बाद कर दिया। ये शादीशुदा थी और इसके 3 मासूम बच्चे भी थे, लेकिन खुद से 10 साल छोटे लड़के के प्यार में इस हद तक पागल हो गई कि अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इस मौत की साजिश में प्लानिंग, एक्टिंग और इमोशन का भरपूर सहयोग लेकर ये औरत अपने घर वालों को भी तनिक भी शक नहीं होने दिया कि इस खतरनाक अपराध के पीछे इसी का हाथ है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो एक एक करके ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसने सभी को दंग कर दिया। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस खतरनाक अपराध और दिल दहलाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं तनीस और आप देख रहे हैं द ब्रूटली मर्डर केस ऑफ अ हस्बैंड। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और एक बेटी रहा करते थे। हस्बैंड का नाम रमेश और वाइफ का नाम सौम्या था। पास में ही रमेश के छोटे भाई केदारी का भी घर था। यूं तो ये दोनों भाई अलग अलग थे, मगर इनमें प्यार और अपनेपन में कोई कमी नहीं थी। ये हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे। रमेश एक बड़ी फाइनेंस कंपनी में जॉब करता था और रोजाना सुबह वह बस से अपने जॉब के लिए निकल जाया करता था। एक दिन बस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तभी रमेश देखता है कि एक लड़की उसी भीड़ में बुरी तरह से फंसी हुई है। तब रमेश ने अपनी सीट छोड़ उस लड़की को बैठने को कहा और खुद उसी सीट के बगल में खड़ा हो गया। रमेश का ये जेस्चर लड़की को बहुत पसंद आया और इस तरीके से इनमें बातचीत होने लगी और सफ़र की बातचीत इतनी बढ़ गई कि नंबर भी एक्सचेंज हो गए। लड़की का नाम सौम्या था। अब रमेश और सौम्या अक्सर बात किया करते थे। कुछ ही समय बाद दोनों को यह एहसास होने लगा कि वे एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और जल्द ही वे दोनों अपने रिश्ते के लिए अपने घर पर बात कर लिए। बच्चों की खुशी देख माता पिता ने दोनों की शादी करा दी। अब जीवन बहुत सामान्य हो चुका था। रमेश और सौम्या एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आगे चलकर इनके 3 बच्चे हुए और अब इनकी फैमिली मानो कंप्लीट सी हो गई। लेकिन इस खुशहाल परिवार को बहुत बुरी नज़र लगने वाली थी। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल था। 20 दिसंबर की रात को रमेश अपने कमरे में सो रहा था और दूसरे कमरे में सौम्या अपने बच्चों के साथ सो रही थी। सुबह होता है तो सौम्या देखती है कि रमेश अभी तक सो रहा है। जनरली वह सुबह ही उठ जाया करता था। तब वह उसे उठने के लिए आवाज़ देती है, मगर रमेश कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद फिर से सौम्या चिल्लाती है, मगर अब भी कोई जवाब नहीं आया। तब वह पास जाकर देखती है। उसने देखा कि रमेश की सांसें बंद हो चुकी हैं और उसकी बॉडी कोई हरकत नहीं कर रही। तब वो घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। वो दौड़ते हुए अपने देवर केदारी के घर जाती है। घर में केदारी की पत्नी अनीता थी, क्योंकि केदारी उस समय इजराइल में था, जहां वो जॉब करता था। अनीता तुरंत सौम्या के साथ रमेश के पास जाती है और वहां का मंजर देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाती है कि रमेश मौत की नींद ले चुका है। फिर भी उसने पास के एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के भी चेहरे पे सन्नाटा था और उस सन्नाटे को देख सौम्या रोने लगती है। धीरे धीरे सारे गांव वाले और रिश्तेदार भी रमेश को अंतिम विदाई देने के लिए आ जाते हैं। सौम्या की हालत देख कई लोग भावुक रहते हैं, क्योंकि सौम्या बहुत टूट चुकी थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। रमेश पलनाटी समाज से आता था, जिसमें बॉडी को दफनाने की प्रक्रिया थी। इसीलिए पूरे रीति रिवाज के साथ रमेश की बॉडी को दफना दिया जाता है। इजराइल में रह रहा केदारी अपने भाई की फोटो अपनी पत्नी अनीता से मांगा था, ताकि वो अंतिम बार अपने भाई को देख सके। तब वो गौर करता है कि एक फोटोग्राफ में रमेश के गले पर निशान है। तब केदारी को कुछ शक हुआ और वो कुछ और फोटोग्राफ देखता है। सभी फोटोग्राफ में गले का निशान दिखाई दे रहा था। अब तक तो यह केस एक नेचुरल डेथ की तरह देखा जा रहा था, मगर गले पर पड़ा निशान कुछ और ही संकेत कर रहा था। केदारी अपनी पत्नी अनीता को पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा और 21 दिसंबर को अनीता पुलिस स्टेशन में रमेश के केस का रिपोर्ट दर्ज कराती है और फोटोग्राफ में दिख रहे गले का निशान एक पुलिस ऑफिसर को दिखाती है। ऑफिसर मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू कर देता है। सबसे पहले वो लोगों से पता लगाते हैं कि रमेश कैसा इंसान था। क्या इसका किसी के साथ दुश्मनी या झगड़ा तो नहीं है। लेकिन सभी का कहना था कि रमेश बहुत मिलनसार इंसान था। इसने आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया। अब तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन एक चीज थी जो आगे चलकर इस केस का टर्निंग पॉइंट बनती है। वो था रमेश की बॉडी।
जो मिट्टी में दफन थी। पुलिस के लिए बॉडी का पोस्टमार्टम होना बेहद जरूरी था ताकि पता चल सके कि ये मौत नेचुरल था या प्री प्लान्ड। 24 दिसंबर को पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ उस कब्र के पास पहुंचती है और खुदाई शुरू करवाती है। कई लोग पुलिस के इस कार्य का विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि रमेश की पत्नी सौम्या का रो रो कर ये कहना था कि ऐसा मत कीजिए, आप लोग उनका अपमान कर रहे हैं, उन्हें शांति से रहने दीजिए। सौम्या की बातों में दर्द था, लेकिन पुलिस जानती थी कि ये कदम उठाना बेहद जरूरी है क्योंकि बिना पोस्टमार्टम के सच्चाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। आखिरकार पुलिस ने अपनी प्रक्रिया जारी रखी और रमेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ दिन बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उसने इस पूरे मामले की सच्चाई ही बदल कर रख दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। रमेश के गले पर जो निशान था वही इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है, यानी किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला था। ये सच सामने आते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें भी यकीन हो गया कि ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि एक खौफनाक हत्या थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच और भी तेज कर दी। सबसे पहले वो घर में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक कराने के लिए कहते हैं, लेकिन सौम्या कहती है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था, इसीलिए उसने इसे बंद कर दिया। ये बात पुलिस को थोड़ी अजीब लगी। अब पुलिस का शक बाहरी लोगों से हटकर घर के लोगों पर होने लगा और फिर सौम्या की घटना वाली रात की कॉल डिटेल निकाला गया, जिसमें पता चला कि सौम्या एक नंबर पर रात के 1 से 3 बजे तक बात की है। इस नंबर से हर रोज सौम्या की बात हुआ करती थी। जब उस नंबर की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि वो एक दिलीप नाम के युवक का है, और जब उसकी लोकेशन ट्रैक की गई तो पता चला कि घटना वाली रात वो दिलीप उसी इलाके में रमेश के घर के आसपास मौजूद था। अब पुलिस के सामने दो चीजें थीं कि दिलीप कौन था और उसका सौम्या से क्या रिश्ता था। आखिर इन दोनों के बीच इतनी लंबी लंबी बात क्यों होती थी? इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस ने सौम्या से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो पुलिस को लगातार गुमराह कर रही थी और इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे सवाल सख्त होते गए वैसे वैसे उसका हौसला टूटने लगा और आखिरकार वो टूट गई। उसने पुलिस के सामने वो सच कबूल किया जो बेहद चौंकाने वाला और अंदर से झकझोरने वाला था। दरअसल एक स्कूल में सौम्या काम किया करती थी और उसी स्कूल में दिलीप एक टीचर था। यहीं से दोनों की पहचान शुरू हुई और धीरे धीरे ये पहचान दोस्ती में बदल गई। सौम्या रोज स्कूल घर से खाना बनाकर ले जाया करती थी और स्टाफ के साथ शेयर करती, जिसमें दिलीप भी था। यहीं से दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। दिलीप अक्सर सौम्या के खाने की तारीफ किया करता और साथ यही छोटी छोटी चीजें सौम्या के दिल को छूने लगी। और तारीफ और साथ में बिताया गया पल धीरे धीरे इनके बीच एक रिश्ते को अलग दिशा दे दी। अब सौम्या खासकर दिलीप के लिए बदल बदल कर पकवान ले जाया करती और दोनों शेयर कर कर खाते। वे अक्सर एक दूसरे से कॉल पर बात किया करते। स्कूल में समय मिलता तो साथ बिताते। यहाँ तक कि घर आने के बाद भी कुछ बहाने बनाकर सौम्या दिलीप से मिलने जाती। वहीं दूसरी तरफ रमेश को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है, लेकिन वो नोटिस करने लगा कि सौम्या अब उससे पहले की तरह नहीं बात करती। जब भी वो प्यार से बात करने की कोशिश करता तो सौम्या इतनी बेरुखी से बात करती कि दिलीप टूट कर रह जाता। एक दिन जब दिलीप जॉब पर था और बच्चे स्कूल गए थे, तब मौके का फायदा उठाकर सौम्या ने दिलीप को घर बुला लिया। लेकिन उस दिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन रमेश काम खत्म कर घर जल्दी आ जाता है और अपनी पत्नी को दिलीप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उस समय मानो दिलीप की दुनिया ही उजड़ गई। दिलीप बहुत गुस्से में था। उसने दोनों को खूब डांटा। उसने दिलीप को डांटते हुए तुरंत वहां से भगा दिया और सौम्या को समझाने लगा, अपने बच्चों का हवाला देने लगा। उस समय तो सौम्या ने रमेश के हाँ में हाँ मिलाया, पर असल में ना ही सौम्या दिलीप को छोड़ना चाहती थी और ना ही दिलीप सौम्या को। दिलीप ने सौम्या से कई बार कहा कि वो अपने पति और बच्चे को छोड़ दे और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन उसने साफ इनकार किया। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे और घर दोनों ही छूटे। मगर उस समय उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया। उसने तय किया कि घर छोड़ने के बजाय वो अपने पति को ही रास्ते से हटा देगी। इसके बाद दोनों मिलकर रमेश को मारने की साजिश रचने लगे। सबसे पहले वे 12 अगस्त को रमेश का कार से एक्सीडेंट करवाते हैं और उस कार का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि दिलीप ही था। मगर उस समय रमेश को कुछ मामूली चोटें आईं और कुछ दिन के बेड रेस्ट के बाद वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। अब सौम्या और दिलीप जान गए थे कि अगर दोबारा ट्राई वो कार एक्सीडेंट के द्वारा ही करते हैं तो लोगों को शक हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस बार और भी खतरनाक और पुख्ता प्लान बनाने का फैसला किया।
लेकिन इस खतरनाक प्लान में सौम्या ने कुछ और लोगों को शामिल करने के लिए दिलीप से कहा। दिलीप ने अपने कुछ और रिश्तेदार और दोस्तों को शामिल किया। इस प्लान में पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी, जिसके लिए सौम्या ने अपनी अंगूठी तक बेच दी। अब प्लान बिल्कुल तैयार था। सबसे पहले रमेश को नींद की गोली देनी थी। उसके बाद कुछ लोग घर में आकर सामान चोरी करने का नाटक करेंगे और उसी दौरान रमेश की हत्या करना था, ताकि सबको लगे कि ये लूटपाट करने के दौरान हुई है। इसी प्लान के तहत 19 दिसंबर की रात सौम्या ने सीसीटीवी बंद कर दिया और सभी लोगों ने खाना खाया। इसके बाद रमेश अपने कमरे में सोने चला गया और इधर सौम्या अपने बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई। लेकिन बेचारा रमेश को क्या पता था कि ये रात उसके ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। अब दिलीप प्लान के हिसाब से इस घटना को अंजाम देने के लिए उनको फ़ोन करता है, जिनको उसने पैसे दिए थे, मगर वे फ़ोन नहीं उठाते। उनके फ़ोन न उठाने पर ये दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन ये फैसला कर चुके थे कि रमेश की ये आखिरी रात है। सौम्या पहले से ही दरवाज़ा खोल दी थी। कुछ देर बाद दिलीप अपने एक रिश्तेदार के साथ आता है और सीधा रमेश जहाँ सो रहा था वहाँ जाते हैं। रमेश गहरी नींद में था और इसी का फ़ायदा उठाकर वे तौलिए से उसका गला दबाते हैं। वहीं सौम्या मुंह पर तकिया से दबाती है ताकि रमेश सांसें न ले सके और कुछ ही देर बाद रमेश की मौत हो जाती है। उसके बाद दिलीप और उसके साथी वहाँ से निकल गए और सौम्या ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह उठते ही उसने रोने चिल्लाने का नाटक शुरू कर दिया, जिससे उस पर कोई शक न करे। लेकिन अपराध कितनी भी बारीकी से की जाए, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। पुलिस ने पूछा कि उसने घर छोड़ने के बजाय उसने हत्या क्यों करवाई, तो असल वजह सामने निकल कर आई। असल में रमेश के नाम पर 20 लाख की बीमा पॉलिसी थी, जिससे रमेश की मृत्यु के बाद वो 20 लाख सौम्या को ही मिलते। ये कहानी तेलंगाना के निजामाबाद जिले की थी। आपने सुना कि एक पत्नी अपने पति को कितनी बेरहमी से हत्या करवा देती है। ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए और जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।